इन लास्ट क्लास हमने डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म देखा था, जिसमें कि पहला था बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में हमने कल देखा था लास्ट क्लास में। उसका एग्जांपल हमने लिया था डॉग फ्लावर मिराबिलिस जलापा, है ना, जिसमें कि ना तो कोई जिसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं वो एक्सप्रेस होता है, ना ही जिसको हम रिसेसिव बोलते हैं वो एक्सप्रेस होता है। दोनों का इंटरमीडिएट मिला जुला कैरेक्टर अपीयर होता है, ठीक बात है। तो नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल उसका आज हम लोग कोडोमिनेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बेटा आज हम लोग, सेकंड है कोडोमिनेंस। को मींस मतलब दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो, जिसको हम डोमिनेंट और रिसेसिव बोलते हैं बेटा, वो दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो जाना, है ना। इसीलिए इसको हम इक्वल एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं, इक्वल एक्सप्रेशंस ऑफ बोथ कैरेक्टर डोमिनेंस एंड रिसेसिव। इसका पहला एग्जांपल है बेटा, पहला एग्जांपल है कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल्स। शॉर्ट हॉर्न कैटल्स, छोटे कैटल्स में, है ना, शॉर्ट हॉर्न कैटल्स में कोट कलर मतलब एक्चुअल में क्या है, स्किन कलर की बात यहाँ पे हो रही है। कोट कलर मतलब स्किन कलर की बात हो रही है ना। जब हम रेड कलर और रेड का हम जीनोटाइप ले लेते हैं बेटा, कैपिटल आर, है ना, रेड कलर और व्हाइट कलर, कैटल्स में जब हम क्रॉस कराते हैं बेटा, तो F1 जनरेशन में हमें मिलेगा ये, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, व्हाइट या रेड। ना तो व्हाइट होंगे, ना ही रेड होंगे, ना ही इंटरमीडिएट कलर अपीयर होगा। तो कौन सा कलर अपीयर होगा बेटा, रून कलर, रून कलर, या इसी को हम मोज़ेक कलर भी बोलते हैं, मोज़ेक कलर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये है इसका स्किन, तो कहीं पे रेड, कहीं पे पूरी तरह रेड, जैसे कि इतना दूर में ये रेड आ गया, है ना, यहाँ रेड आ गया, ठीक है, और बाकी सारा व्हाइट है, ये सारा व्हाइट है, यहाँ भी रेड है। तो देखो रेड भी कंप्लीट, रेड भी 100% अपीयर हो रहा है और व्हाइट भी अपीयर हो रहा है, मतलब रेड और व्हाइट ये दोनों अपीयर हो रहे हैं, समझ रहे हो। रेड भी कंप्लीट अपीयर हुआ और व्हाइट भी, दोनों मिक्सअप नहीं हुआ, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपोज करता है बेटा, ठीक है। और इसको फिर से बेटा अगर हम देखें तो इन F2 जनरेशन, इसी का F2 जनरेशन में बेटा 1:2:1 में आएगा क्या, रेड आएगा। फिर ये क्या होगा, मोज़ेक, और ये व्हाइट, देख रहे हो। तो कोडोमिनेंस भी मेंडलिस के रूल्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको, समझ में आ गई, तो एस लिखो। ठीक है बेटा, लिखो 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 लिखो, ठीक है, ठीक है। मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ है इसलिए मुझे दिख रहा है, ठीक है बच्चों, ओके बढ़िया। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोडोमिनेंस का दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं बेटा।
कोडोमिनेंस का नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दूसरा। कोडोमिनेंस का ही है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। देखो बेटा ब्लड ग्रुप का जो जीन होगा बेटा, वो जीन तो एक ही होगा ना, क्योंकि ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, तो एक कैरेक्टर का जीन तो एक ही होगा। उसके कई सारे एलील हो सकते हैं, है ना, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, पॉपुलेशन में बहुत सारे एलील हो सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो एक ही होगा, और इसके एलील जो होते हैं बेटा, एलील वो कौन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो होता है बेटा आई ए, दूसरा होता है आई बी, और तीसरा होता है आई ओ, जिसमें कि ये दोनों आई ए और आई बी ये डोमिनेंट होते हैं, और ये रेसेसिव होता है। आई ओ रेसेसिव होता है बेटा, आई ए एंड आई बी क्या होता है? डोमिनेंट होता है। तो अगर आई ए और आई ओ आया तो फिर क्या होगा? देखो आई ए आई ओ आया तो ब्लड ग्रुप ए होगा। आई ए आया तो भी ब्लड ग्रुप ए होगा। आई बी आई ओ आया तो बी डोमिनेंट है, तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप बी होगा। आई बी अगर होगा तो फिर ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। आई ओ होगा तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। और आई ए और आई बी दो तो होंगे ना, हर कंडीशन में दो तो होंगे। तो अगर आई ए और आई बी होमोलोगस क्रोमोसोम के जीन है ब्लड ग्रुप के, तो ये क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। मींस ए और बी इक्वली अपीयर हो रहा है बेटा। ए बी ब्लड ग्रुप जिसका होता है उसमें ब्लड ग्रुप का जीन ए और बी, आई स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबिन, ये दोनों इक्वली अपीयर हो रहा है। ये बात आप लोगों को पता है, देखने से लग रहा है हमें। तो ये क्या शो कर रहा है बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं, को डोमिनेंस शो कर रहा है। ए बी ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस शो करता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका बेटा सिकल सेल एनीमिया। और एग्जांपल हम लिख दें सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी यूजुअली डिस्क शेप होती है बेटा, है ना, बाइकॉन्केव होती है, आप जानते हो। तो आरबीसी का शेप बेटा कुछ इस तरह से हाशिया के जैसा हो जाता है ना, सिकल सेल। तो वो हीमोग्लोबिन मतलब डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी की शेप भी चेंज हो जाती है। और हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती है। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे और डिटेल, सिकल सेल एनीमिया को डिटेल पढ़ेंगे कि 6 पोजीशन पे क्या होता है, वैलिंग डिफरेंस किससे क्या होती है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो बस हम थोड़ा सा एग्जांपल लिख रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया में बेटा जो जीनोटाइप होगा वो होगा एच बी, हम लिख रहे हैं हीमोग्लोबिन के लिए। एच बी ए नॉर्मल है मान लो, एच बी ए ये तो नॉर्मल हो गया। एच बी ए एंड एच बी एस ये क्या हो गया बेटा? ये दोनों इक्वली अपीयर होते हैं। एस स्टैंड्स फॉर सिकल सेल एनीमिया, मतलब डिफेक्टिव जीन है ये, है ना, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए डिफेक्टिव जीन है ये। तो ये देखो दो होमोलोगस क्रोमोसोम पे बेटा ये दोनों एलील हैं। अगर एक भी डिफेक्टिव है तो वो डिफेक्ट आ ही जाता है ना ब्लड में। तो ये भी क्या डिजीज कॉज कर सकता है, डिजीज और कैरियर दोनों भी है। डिजीज क्या है? डिजीज है ये
और मान लो HBS और HBS है, तो ये तो डिजीज है ही, समझ रहे हो। तो यहाँ पे दोनों अपीयर होते हैं मतलब सिकल सेल एनीमिया में, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। एक और एग्जांपल है इसका, मैं बाद में बताऊंगा उसको, ठीक बात है ना। तो यार ये समझ में आ गया। आप लिखना चाहो तो लिख लो सिकल सेल एनीमिया में, मैं बोल दे रहा हूं। द एलील फॉर सिकल सेल हीमोग्लोबिन, द एलील फॉर सिकल सेल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन HbA-HbS है ना। हीमोग्लोबिन HbS केवल लिखना है आपको। हीमोग्लोबिन HbS इज कोडोमिनेंट विद एलील, कोडोमिनेंट विद एलील किसके साथ, इसके साथ एलील फॉर नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA, फॉर नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA। समझ में आ गया आपको, ठीक। अब एक और एग्जांपल है बेटा, तीसरा है, ये तो दूसरा था कोडोमिनेंस, तीसरा होगा बेटा मल्टीपल एलीलिज्म, नंबर थर्ड मल्टीपल एलीलिज्म या मल्टीपल एलील्स है ना। इसका एग्जांपल है बेटा पहला ABO, ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप बेटा अकॉर्डिंग टू मेंडल जो कैरेक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, क्या एक कैरेक्टर की केवल दो ही होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिसमें कि मोर देन वन एलील उस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे एबीओ में आप देख रहे हो देयर आर 3 एलील्स कंट्रोल ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग। तो इसको लिख लो आप, बस लिख लेना। इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स। इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स। और वो एलील्स कौन कौन से हैं? IA, IB एंड IO। देख लो 3 एलील्स, मेंडल के अकॉर्डिंग 2 ही होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 3 है, ये तीनों कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से बेटा ड्रोसोफिला में भी है, जो अभी हम बाद में इसको देखेंगे, है ना। इसका बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, उसको हम पढ़ते हैं बाद में, है ना। तो ये तो हो गया बेटा किस कौन सा, इंटरजेनिक या इंट्राजेनिक बता सकते हो? इंटरजेनिक और इंट्राजेनिक, इंटरजेनिक है, इंटर एलिलिक, इंटर एलिलिक हो गया, एलिल्स और एलिल्स के बीच में इंटरेक्शन। एक चीज बात है कि बेटा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपके एनसीईआरटी कहती है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो किसी जीन का ऑटोनॉमस कैरेक्टर नहीं है, किसी एलील का ऑटोनॉमस कैरेक्टर नहीं है, ठीक है ना। फिर है क्या चीज ये? आपने देखा, हमने एक्सपेरिमेंट में देखा आपने कि मल्टीपल एलीलिज्म या कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा फॉलो नहीं किया जाता। तो एक्चुअली डोमिनेंस है क्या चीज, इसको हम लोग थोड़ा इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं अब, है ना, कि क्या है। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं बिटवीन द एलील्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना। हम अलग से नहीं बता रहे हैं आपको। एक जीन एलील है बेटा बी, ठीक है, ये मैंने एलील बनाया हुआ है, एलील बी है, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस, ऊपर मैं लिख देता हूं स्टार्च ग्रेन
सिंथेसिस। तो ग्रेन स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस, ग्रेन की साइज एक्चुअली हम बात जो कर रहे हैं बेटा वो साइज की कर रहे हैं, स्टार्च ग्रेन की साइज की बात कर रहे हैं। स्टार्च की जो सिंथेसिस करने वाला जीन होता है ना, उसके दो एलील होते हैं, दो एलील होते हैं। एक कैपिटल बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा बेटा स्मॉल बी से, ऐसा दो एलील। तो अगर मान लो कैपिटल बी हो, ऐसा है ना, कैपिटल बी हो, तो स्टार्च की सिंथेसिस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली होती है। समझ रहे हो? स्टार्च सिंथेसिस इज इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। और अगर मान लो किसी सीड के अंदर स्मॉल बी हो, तब क्या होगा बेटा? स्टार्च सिंथेसिस स्लो हो जाती है, लेसर स्टार्च सिंथेसिस, ऐसा हम बोलते हैं। लेसर एफिशिएंसी ऑफ स्टार्च सिंथेसिस, लेसर एफिशिएंसी ऑफ स्टार्च सिंथेसिस, ऐसा देखा गया। तब क्या होगा? अगर इफेक्टिव होगा तो बेटा क्या होगा? लार्ज ग्रेन बनेंगे ना, लार्ज स्टार्च ग्रेन, लार्ज स्टार्च ग्रेन बनेगा बेटा। और अगर लेस इफेक्टिव होगा बेटा तो क्या बनेगा? छोटा बनता है, बिल्कुल छोटे 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 स्टार्च बनते हैं, है ना। तो स्मॉलर स्टार्च ग्रेन, बहुत आसान है, देख लो, सिंपल सी बात है, कोई बहुत टफ चीज मैंने बताई नहीं है, ऐसा होता है, ठीक। लेकिन बेटा आफ्टर मैच्योरेशन, ये भी और ये जो पाया जाता है बेटा वो राउंड सीड में, राउंड सीड, और ये रिंकल्ड सीड में, ठीक बात है। यहां तक तो बहुत आसानी से समझ में आ गया। अब एक चीज देखो, अगर मान लो हम ऐसा कर दें, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ये भी तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी तो आ सकता है। ये हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, वो भी होमोजाइगस है। अगर हेटेरोजाइगस हुआ तो क्या होगा? तो होमोजाइगस मतलब कि सॉरी हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड। देखिए, हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड, मतलब ये राउंड सीड में पाया जाता है, राउंड सीड में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि राउंड सीड के अंदर होता है। ये स्टार्च ग्रेन की बात कर रहे हैं, सीड शेप की नहीं। हम लिख दिए ऊपर स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस, एक्चुअल में साइज की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये राउंड सीड में पाया जाता है, इसलिए सो बी, ये जो बी है बेटा, सीम टू, मतलब हमें लगता है ऐसा, है ना, डोमिनेंट एलील, ठीक है, बट हमें लगता है डोमिनेंट एलील, बट ये जो है बेटा कैसा स्टार्च ग्रेन की साइज प्रोड्यूस करेगा बेटा?
starch grain size intermediate, but starch grain size इंटरमीडिएट। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो स्टार्च ग्रेन की साइज कैसा होगा बेटा? इंटरमीडिएट। अब आपको स्क्रीन पे लिखना है बेटा कि अगर मान लो हम स्टार्च ग्रेन की साइज को बी को अगर हम एक कैरेक्टर के रूप में, एलील के रूप में अगर देखें हम, तो स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ, आपको बताना है अभी तक जो आपने पढ़ा है जेनेटिक्स उसके अकॉर्डिंग बताना है बेटा कि स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस किसका एग्जांपल है? एक्चुअली मल्टीपल एलिलिज्म है ना, या कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या इनमें से कोई नहीं। तीन ऑप्शन है आपके पास, तीन ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ध्यान से सुनो, फिर से ए बी सी डी लिखना है आपको आंसर में, ध्यान से सुनो। स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ ए मैं बोल रहा हूं कोडोमिनेंस, ए बोल रहा हूं कोडोमिनेंस, बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सी मल्टीपल एलील्स, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। आंसर बोलो, ए बी सी डी। ए मैंने बोला था क्या? कोडोमिनेंस, नन ऑफ द अबव। ओके। सी मैंने बोला था मल्टीपल एलिलिज्म, कोडोमिनेंस, गौतम ने बताया कोडोमिनेंस, और इनकम्प्लीट, निशांत ने बताया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट, लक्ष्य खरब इनकम्प्लीट। हाँ बेटा, दो तीन लोगों ने सही बताया है, दो तीन लोगों ने सही बताया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है बेटा स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस। देखो अगर ये ऐसा है तो लार्ज ग्रेन है, स्मॉल बी है तो स्मॉलर ग्रेन है, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी आता है हेटेरोजाइगस में तो इंटरमीडिएट साइज है, इंटरमीडिएट साइज है, समझ रहे हो? तो एक्चुअली देखो, अब स्टार्च ग्रेन को अगर कंसीडर करें तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट साइज वाला जो स्टार्च ग्रेन है बेटा, वो राउंड सीड में पाया जाता है, रिंकल्ड में नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। स्टार्च ग्रेन जो इंटरमीडिएट साइज है बेटा, वो कहां पाया जाता है? राउंड सीड में। तो हमें लगता है कि ये कैसा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है स्टार्च ग्रेन, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें लगता है, हमें लिखा है सो बी सीम टू डोमिनेंट एलील, इसलिए हमको बी दिखता है कि डोमिनेंट है, और ये रिसेसिव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राउंड सीड में पाया जाता है और ये रिंकल सीड में पाया जाता है। बात बिल्कुल सिंपल सी है, क्लियर है ना? तो अब लिखो, आप लिखो, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं। सो स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसीडर्ड एज phenotype, starch grain size is considered as phenotype, अगर phenotype को ले लें starch grain को, the alleles show SHOW shows incomplete dominance, incomplete dominance। अब जो नेक्स्ट बोल रहा हूं स्टेटमेंट, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है बेटा, लिखो। Therefore, dominance is not an autonomous feature of the gene. So, therefore, dominance is not an autonomous feature of the gene
not a autonomous feature of gene or the product that it has information for, केवल इंफॉर्मेशन होती है उसमें, बस it has information for, बस इंफॉर्मेशन लिखी है, ऐसा समझो। नेक्स्ट पॉइंट, it depends as much on the gene product, it depends as much on the gene products and the production of a particular phenotype that we क्या लिखा, on the gene product and the production of the particular phenotype, ऐसे लिखो, particular phenotype from this product as it does from this as it does on the particular phenotype at the particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by, in this case more than one phenotype is influenced by same gene। मतलब क्या है, जो कुछ भी लिखा है उसका फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे जीन है बेटा, ये मैसेंजर आरएनए बना के भेजता है यहाँ पे, और ये जो मैसेंजर आरएनए है राइबोसोम्स की हेल्प से बेटा क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अगर ये डिफेक्टिव प्रोटीन है तो एंजाइम नहीं बन सकता, सिंपल सी बात है। अगर ये डिफेक्टिव प्रोटीन है तो एंजाइम नहीं बन सकता, अगर एंजाइम नहीं बन सकता बेटा तो वो जीन काम नहीं करेगा तो रेसिसिव है। या हो सकता है कि अगर ये प्रोटीन है, ठीक है, तो एक एलील का प्रोटीन या दूसरे एलील का कुछ और प्रोटीन है, ये दोनों ने मिलकर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो किया था, या दोनों मान लो हेल्दी हैं, दोनों में से कोई डिफेक्टिव नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो डोमिनेंस हो जाएगा। मतलब जीन का जो प्रोडक्ट होता है बेटा वही है उसका क्या, अपीयरेंस, डोमिनेंस या कैरेक्टर, जो कुछ भी बोल लो। ये बात समझ में आ चुकी होगी अच्छी तरह से कि लॉ ऑफ जो डोमिनेंस वाला कैरेक्टर है बेटा वो जीन का ऑटोनॉमस कैरेक्टर नहीं है, ये बात याद रखनी है आपको। उसके प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन है, उसके जीन के प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन है कोई भी कैरेक्टर, ठीक है। अब लिखो बेटा, जो ये तो आपने पढ़ लिया नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस, ठीक है। मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ, चाहो तो अपने फीडबैक लिखते रहो, अगर नहीं समझ में आता है तो लिख सकते हो। अब है बेटा नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस, नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस, ठीक है। नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस को बेटा पहला हमने लिखा था एपिस्टैसिस,
एपिस्टेसिस। बेटा एपी मीन्स जानते हो एबव, ठीक है, और स्टेसिस मीन्स होता है क्या? स्टेसिस मीन्स होता है स्टैंडिंग या मास्किंग, उसके ऊपर खड़े हो जाना या उसको दबा देना या उसको मास्क कर देना, मतलब ढक देना। मास्किंग मतलब क्या? उसको ढक देना, है ना? तो एक्चुअली एपिस्टेसिस होता क्या है बेटा? क्या होता है? मास्किंग, मास्किंग और सप्रेसिंग, मास्किंग और सप्रेसिंग, है ना? द एक्सप्रेशंस masking or suppressing the expression of a gene by another non allelic gene। इसको समझते हैं कैसे? जैसे मान लो ये एक होमोलोगस पेयर है, किसी ऑर्गेनिज्म का मैं बना रहा हूं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ये एक होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम है बेटा, ये दूसरा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये तीसरा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसा। मान लो यहाँ पे एक जीन है और एक जीन ये है, ये दोनों आपस में एलील हैं, ये दोनों आपस में एलील हैं। ये डोमिनेंट हो सकता है, दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, दोनों रिसेसिव हो सकते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो सकता है। ये भी दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, एक डोमिनेंट हो सकता है, दूसरा रिसेसिव, या दोनों रिसेसिव हो सकते हैं, ये बात आप जानते हो, ठीक है। अब इसमें होता क्या है बेटा कि ये वाला जीन, ये या ये, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव में, डोमिनेंट कंडीशन में अगर ये दोनों आ जाएं तो इसके एक्सप्रेशन को बंद कर देते हैं, समझ लो, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। मतलब ये तो आपस में एलिल नहीं है ना, लेकिन ये वाला जीन जो है इसके एक्सप्रेशन को जो है मास्क कर देता है, दबा देता है, दबा देता है। इसको बोलते हैं बेटा एपिस्टेसिस, मतलब एक जीन दूसरे को अफेक्ट कर रहा है ना, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, इसी को बोलते हैं एपिस्टेसिस। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा, द प्रोसेस इज कॉल्ड, प्रोसेस इज कॉल्ड क्या? एपिस्टेसिस। ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो सप्रेसर जीन होता है ना, जो सप्रेसर जीन है, सप्रेसर जीन है, उसको बोलते हैं बेटा हम, सप्रेसर जीन का एपिस्टैटिक जीन, एपिस्टैटिक जीन, जो सप्रेसर जीन होता है, और जो सप्रेस्ड होता है, सप्रेस्ड जीन, सप्रेस्ड जीन इज कॉल्ड एपिस्टैटिक या हाइपोस्टैटिक जीन, हाइपोस्टैटिक जीन क्या बोलते हैं? हाइपोस्टैटिक जीन। तो हाइपोस्टैटिक कौन सा है? जो खुद दब जाता है। एपिस्टैटिक जीन कौन है? जो उसको दबाता है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब ये दो तरह का होता है, एपिस्टेसिस दो तरह का होता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड
रेसेसिव एपिस्टेसिस, इसको मैं मिटा देता हूं, कॉपी करते चलो बेटा, है ना, इसको कॉपी कर लो। एपिस्टेसिस की टाइप जो है बेटा, टाइप 2 होती है। एक होती है बेटा डोमिनेंट एपिस्टेसिस, दूसरा होता है रेसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, रेसेसिव एपिस्टेसिस। तो पहले हम शुरू करते हैं बेटा डोमिनेंट एपिस्टेसिस। पहले लिखो डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में पूरा प्रोसेस अगर आपको याद रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। मेनली क्या है इसमें, जो कभी पूछता है क्वेश्चन तो रेशियो पूछता है ना, जो मेंडल्स रूल में, मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन में बेटा जो 9:3:3:1 जो आया था वो इसमें अल्टर हो जाता है ना F2 जनरेशन में। इन डोमिनेंट एपिस्टेसिस में F2 जनरेशन का रिजल्ट 9:3:3:1 जो आना चाहिए वो अल्टर हो जाता है किसमें, 12:3:1। ऐसा ऐसा हो जाता है ना। एग्जांपल लेते हैं बेटा, फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पेपो, कुकुरबिटा पेपो है ना, फ्रूट कलर पेपो, इसको इसका एक और नाम है समर स्क्वैश भी नाम है इसका, है ना। इन समर स्क्वैश या कुकुरबिटा पेपो, लेकिन देयर आर three type of fruit color. There are three type of fruit color. Three type of fruit color. कौन कौन सा बेटा? Yellow, green and white. Yellow. लिखते चलो आप लोग साथ के साथ, green and white ऐसा। अब क्या है बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे कि व्हाइट कब होगा और ग्रीन कब होगा और येलो कब होगा। देखिए व्हाइट अगर WW और ये देखो मतलब सारे कैपिटल हैं तो क्या है, ये व्हाइट है। WW कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल Y तो क्या है, व्हाइट है। ठीक है, और सारे अगर स्मॉल मतलब रिसेसिव कंडीशन में है जिसको हम बोलते हैं रिसेसिव, तो क्या होगा, ग्रीन मतलब स्मॉल w स्मॉल y, तो ये क्या है, ग्रीन। ठीक है, येलो कब होगा बेटा, येलो कब होगा, इसमें से कोई भी कैपिटल Y मतलब एक भी कैपिटल Y अगर है, एक भी कैपिटल Y है तो वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। याद रखना, एक भी कैपिटल Y अगर है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, येलो हो जाएगा। समझ रहे हो। लेकिन दूसरा वाला क्या होना चाहिए, दूसरा वाला मतलब ये WW स्मॉल मतलब रिसेसिव कंडीशन, मतलब अगर ऐसा हो, ये मैंने क्या लिख दिया यार, अच्छा यहाँ पे येलो लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ पे ये येलो होगा कि व्हाइट होगा, नहीं यहाँ पे तो व्हाइट, रुको मैं देखता हूँ, यहाँ पे व्हाइट हो गया और यहाँ पे येलो। अब ठीक है, ये स्मॉल w कैपिटल Y और स्मॉल y, देखो स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y,
तो ये येलो हो जाएगा, ऐसा समझ रहे हो। मतलब कि अगर एक भी इसमें कैपिटल वाई है तो येलो हो जाएगा, देख रहे हो। और यहाँ पे ये डोमिनेंट डोमिनेंट है, डब्ल्यू डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू है, तो ये व्हाइट हो रहा है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे स्मॉल हुआ तो ये रिसेसिव को डोमिनेंट वाले ने मास्क कर दिया, रिसेसिव को डोमिनेंट वाले ने मास्क कर दिया। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको बस एक बात याद रखनी है, एग्जांपल समर स्क्वायर्स और रेशियो याद रखना है कि 12:3:1 ये होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो। डोमिनेंट, तीन चीज याद रखनी है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, रेशियो क्या है अपनी जनरेशन का, और एग्जांपल क्या है, बस यही याद रखना है, बाकी तो कुछ नहीं। जब एम्स था तो उसके सिलेबस में था, या बहुत आज से 10 साल पहले जो पेपर होते थे उसमें सारा डिटेल पूछता था। अब केवल रेशियो पूछ सकता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर पूछेगा तो 9:3:1 अल्टर्ड इन 12:3:1। तो ये हो गया बेटा डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तीसरा दूसरा एग्जांपल है इसका, दूसरा है रेसेसिव एपिस्टेसिस। रेसेसिव एपिस्टेसिस में मतलब मैंने क्या बताया था कि जब रेसेसिव जो रेसेसिव कैरेक्टर होगा बेटा, रेसेसिव मतलब कि रेसेसिव मतलब जो जिसको हम बोल रहे हैं कि वो जब उसका जीन का प्रोडक्ट फॉल्टी है ना, या नो नई एंजाइम कोई बनाता है ऐसा। अब हम रेसेसिव को ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो हमेशा रेसेसिव ही रहेगा, क्योंकि हमने लॉ ऑफ मेंडल का डेरिवेशन भी पढ़ चुके हैं हम, अभी पढ़े थे, ठीक है। तो अब इसके बाद है बेटा रेसेसिव एपिस्टेसिस में हियर रेसेसिव एलील्स, लिख लो बल्कि मैं बोल रहा हूं, हियर रेसेसिव एलील्स, हियर रेसेसिव एलील्स mask the effect of dominant alleles, mask the effect of dominant allele when come in homozygous condition, when come in homozygous condition, homozygous condition। अगर होमोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव वाला कैरेक्टर आ गया बेटा, रेसेसिव वाला आ गया तो वो डोमिनेंट वाले कैरेक्टर्स को मास्क कर देगा। लेकिन रेसेसिव और होमोजाइगस रहेगा तभी ऐसा कर सकता है ना। एग्जांपल कोड कलर इन माउस, एग्जांपल कोड कलर इन माइस। अब कोड कलर इन माइस में बेटा देखो तीन कलर इसमें भी हैं, इसमें भी तीन कलर हैं। पहला है अल्बाइनो, अल्बाइनो को हम बेटा कलरलेस भी बोलते हैं, अल्बाइनो को कलरलेस बोलते हैं। और ये कब होता है बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ध्यान से देखो, ये होमोजाइगस कंडीशन में है रेसेसिव, तो इसके कैपिटल ए कैपिटल को दबा दिया इसने तो कलरलेस हो गया, बात समझ में आई। और ब्लैक हो जाएगा अगर इसी का उल्टा हो गया तो, मतलब स्मॉल ए कैपिटल बी तो ब्लैक अपीयर हो गया, देखो देख रहे हो, ब्लैक अपीयर हो गया। और ये जो स्मॉल बी है अल्बाइनो, ये देखो होमोजाइगस कंडीशन में आने के बाद रेसेसिव कैरेक्टर है, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में आने के बाद डोमिनेंट वाले कैरेक्टर को दबा देगा, यही है ना। तो मतलब अब हम ये बोल सकते हैं कि तीसरा कलर क्या बनेगा इसमें बेटा, अगाउटी बनेगा। क्या बनेगा, अगाउटी, या लिख देता हूं अगाउटी। अगाउटी मींस क्या होता है, ये भी मतलब कलर है, नॉन इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन है। तो इसका जो रेशियो आता है बेटा 9:3:4, 9:3:4 में आता है इसका। तो ये आपको याद रखना है। ये देखो अगर ये
होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आता है तो मास कर देता है और ये ब्लैक आ जाता है। ठीक बात है ना। तो नेक्स्ट लिखिए, समझ में आया नहीं आया? नहीं आएगा समझ में फिर से बताऊंगा बेटा, बताओ। ठीक है, लक्ष्य, ईशान, ठीक है, लक्ष्य खराब, बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है, रेशियो याद रखना है आपको, रेशियो याद रखना है मेनली। अब लिखो कॉम्प्लीमेंट्री जीन। नेक्स्ट है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन है ना, हाँ भी बहुत है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में लिखो, या इसको डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस भी बोलते हैं कभी कभी, डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस। इसमें लिखिए in this if two dominant gene is present together, in this if two dominant gene is present together, the expression of traits takes place, and when recessive allele is present, at either of two locus, can mask the expression of dominant, और सीधे समझने की वजह आप लिख लो रेशियो लिख लो। in this 9:3:3:1, in this 9:3:3:1 is replaced by 9:7। कैसे, उसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है ना, नहीं तो फिर वो टाइम लग जाएगा था, नहीं बोलिए। 9:7 आपको याद रखना, 9:7 आपको याद रखना। ठीक बात है। नेक्स्ट है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बाद डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन में लिखिए dominant present at any of the locus। डुप्लीकेट जीन में लिखना है dominant gene present at any of the locus, comma, mask the expression of recessive at both the locus as a result typical Mendelian dihybrid cross is altered या modified into 15:1। 15:1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेट जीन 15:1 याद रखना है, बस काम चल जाएगा। ठीक है। अब लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा, वो बहुत अच्छी तरह समझना भी है, एनसीईआरटी में भी है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है।
ये तो हमारा रेशियो से बताने से काम चल जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, आपने लिखा होगा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी, भाई प्लियोट्रॉपी क्या है? प्लियोट्रॉपी क्या होता है? जब एक जीन का मोर देन वन इफेक्ट हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी। आपने इसका एग्जांपल देखा अभी थोड़ी देर पहले स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस में, कि स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस के लिए बेटा एक जो जीन होता है उसका मोर देन वन इफेक्ट है, मतलब कि लार्ज ग्रेन भी है, स्मॉल ग्रेन भी है और इंटरमीडिएट साइज भी है। तो स्टार्च ग्रेन जो है बेटा इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का तो वही है बेटा, याद रखना। स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस बेटा इंटरमीडिएट सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल तो है ही है, साथ के साथ वो प्लियोट्रॉपी का भी है। प्लियोट्रॉपी में लिखिए when a single gene affect more than one phenotype, when a single gene affect more than one phenotype, it is known as pleiotropy. Pleiotropy. It is mainly due to effect of these genes on metabolic pathway, मतलब बेटा वही बात हो गई कि जीन जब मैसेंजर आरएनए बनाएगा, प्रोटीन कराएगा, तब तो उसका एक्सप्रेशन हो पाएगा, है ना। तो मेटाबॉलिक पाथवे में एक ही जीन का मोर देन वन इफेक्ट हो सकता है और इस प्रॉपर्टी को जीन के हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। एग्जांपल लिख लीजिए, पहला एग्जांपल है बेटा, पहला एग्जांपल है इसका, दो तीन एग्जांपल पढ़ेंगे। नंबर 1 स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस। नंबर 2 है बेटा इसका एग्जांपल फेनाइल कीटोन्यूरिया, है ना। फेनाइल कीटोन्यूरिया ये डिजीज है बेटा, है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। तो फेनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में कल हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा, मतलब मुझे लगता है कल ये खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, है ना। फेनाइल कीटोन्यूरिया कल देखेंगे क्योंकि अभी मेरी जस्ट 10 मिनट के बाद दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो फिर है ना कल हम इसको देखेंगे।